सबसे लेटेस्ट मामले से शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो आरोप लगाया है। मणिशंकर अय्यर जी, सीधा सवाल आपसे है, आप राफेल डील पर विवाद इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि यह ठेका रद्द हो जाए और रॉबर्ट वाड्रा के दोस्त संजय भंडारी की कंपनी को ठेका मिल जाए, यह आरोप लगाया है बीजेपी ने ताजा। मैं उन पर यह आरोप लगाता हूं कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल हो गया सर। देखिए, ये गलत बात है। इस तरह के नहीं लगे हैं। देखिए दीपक जी, इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि डिबेट में इस तरह की भाषा होगी, ये कहीं से स्वीकार नहीं है। मणिशंकर जी ने हमारे प्रधानमंत्री को नीच कहा था और प्रधानमंत्री को नीच कहा, इसलिए मैं इस डिबेट से हटता हूं। मैं इनसे डिबेट नहीं कर सकता। नहीं, शेखावत जी, इस तरह की बात बने रहिए। भाषा की मर्यादा, इस तरह की भाषा की मर्यादा नहीं, भाषा की मर्यादा नहीं, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखने के लिए हम कहेंगे। सैयद शहनवाज हुसैन जी, आप बने रहिए, भाषा की मर्यादा के लिए हम कहेंगे। नहीं, मैं खुद उनसे अपील करता हूं कि भाषा की मर्यादा बनाए रखें। की सारी सरकारें चोर है। अब ये नहीं चलेगा। आप ये इस तरह की भाषा की मर्यादा अगर मैं उनसे खुद अपील कर रहा हूं कि भाषा की मर्यादा को बनाए रखें। शेरगिल साहब आए थे, जयवीर शेरगिल आए थे। नहीं, मैं अपने जयवीर शेरगिल के फ्रेम में कुछ दिक्कत है, वो फिर से वापस आने वाले हैं। वो फिर से वापस आने वाले हैं। कहता हूं दीपक जी, आपने क्यों कांग्रेस के 2 नेता बुलाए वो मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं से भी प्रधानमंत्री की शख्सियत के साथ अपमान होगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला जाएगा। मैं किसी का प्रतिनिधित्व जरूरी है, आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व जरूरी है, क्योंकि कई सारे सवाल है जो कांग्रेस से भी पूछे जाने, और मैं जयवीर शेरगिल को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। वो मैं डिबेट के लिए आया, आपने मुझे डिबेट के लिए बुलाया, लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सह सकता। मैं डिबेट छोड़ सकता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री का अपमान, हमारी पार्टी गाली गलौज में यकीन नहीं रखती है। हमारी पार्टी शालीन भाषा में यकीन रखती है, और जिस तरह की भाषा कही गई, ये भाषा कहीं से भी स्वीकार नहीं है। दीपक जी, बिल्कुल, मैं मणिशंकर अय्यर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मणिशंकर अय्यर जी कृपया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें, तो बहस का एक स्तर बना रहेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं, मेरी पार्टी से, मैं प्रवक्ता के नाते आपने मुझे बुलाया, मैं राफेल विवाद पर पूरी तरह डॉक्यूमेंट लेकर बैठा हूं, मैं पूरी तैयारी से बैठा हूं, लेकिन मैं बिना तैयारी के कभी नहीं बैठते हैं। मैं शहनवाज हुसैन जी, आप बिना तैयारी के कभी नहीं बैठते, पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ते हैं। मैंने तो उनसे सीधा सवाल पूछा था, मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था रॉबर्ट वाड्रा पर। सर, आप रॉबर्ट वाड्रा पर जवाब दीजिए मणिशंकर अय्यर जी, क्या आप संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाना चाहते थे? भाषा की मैं कभी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ता, लेकिन मैं किसी भी शर्त पर अपने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं डिबेट छोड़ सकता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मणिशंकर अय्यर जी, शहनवाज जी, आप बने रहिए। शहनवाज जी, जनाब, शहनवाज जी, आप बने रहिए। शहनवाज जी, आप बने रहिए, बिना बीजेपी के डिबेट नहीं हो सकती। हम कोशिश कर रहे हैं जयवीर शेरगिल को फिर से जोड़ने की। शहनवाज जी, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना बातचीत में। ये नहीं है, देखिए मेरी मणिशंकर अय्यर जी अब नहीं है प्रोग्राम में। मणिशंकर अय्यर जी अब प्रोग्राम में नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी के साथ बैठने की इजाजत नहीं है मेरी पार्टी से। मैं कह रहा हूं मणिशंकर अय्यर जी अब नहीं है। जिन्होंने मेरे प्रधानमंत्री को अपमान किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कहा कि वो नीच हैं, एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, उसका अपमान हुआ। क्या आप एक भारतीय होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मुझे दर्द होगा, एक भारतीय भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। और मणिशंकर अय्यर जी तो खुद पाकिस्तान गए थे, उन्होंने कहा था कि कैसे मोदी सरकार को हटाना है, इसमें आप सहयोग करें। तो हमारी पार्टी से मुझे इजाजत नहीं है। हमने इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश के लिए उनको आपके साथ शामिल किया था, लेकिन अगर आप उनके साथ शामिल नहीं होना चाहते तो मैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जयवीर शेरगिल को फिर से जोड़ने की कोशिश करता हूं। आज तक वो दर्द
हमारे दिल में है। आज तक इस बात का दर्द है देशवासियों को कि गुजरात के चुनाव के वक्त में उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को नीच कहा, और आपको मालूम है कि राहुल जी ने खुद उनको पार्टी से बाहर किया था और फिर पार्टी के अंदर ले लिया। और जब उन्होंने पहली लाइन बोली तो पहली लाइन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द बोला, उस अपशब्द को हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये देश चुने हुए प्रधानमंत्री, लेकिन वो तो वही लाइन बोल रहे हैं जो राहुल गांधी ने कही है। प्रधानमंत्री, तो ये इजाजत नहीं होगी। नहीं, वो वही लाइन बोल रहे हैं जो राहुल गांधी ने कही है। मैं इंडिया न्यूज का सम्मान करता हूं, मैं दीपक चौरसिया जी आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करा सकता हूं। तो चलिए बहस से शुरू करते हैं। हम बहस में ही है, बहस को नए सिरे से आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला सवाल, आपको यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश क्यों लग रहा है? क्या आपको लगता है ओलान, पाकिस्तान, कांग्रेस सब मिले हुए हैं? देखिए, आज जब मैं सुबह उठा मैंने देखा कि रहमान मलिक का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा इंडियंस को, उन्होंने सिर्फ बीजेपी को नहीं कहा, इंडियंस को कहा राहुल गांधी जी आपके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो कौन तय करने वाले होते हैं? देश की 125 करोड़ जनता तय करेगी क्या इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश की 125 करोड़ जनता तय करेगी कि वोट के जरिए पाकिस्तान में आतंकवादी, अलगाववादी, वहां हरकतुल मुजाहिदीन और ऐसे लोग और आईएसआई आर्मी मिलकर तय करते हैं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन हमारे देश के अंदर हमारे देश की जनता तय करती है लोकतंत्र में, और हमारे यहां जनता तय करती है और वो देश का प्रधानमंत्री होता है। मैंने आपकी बात मानी, लेकिन आपको रहमान मलिक के ट्वीट का कॉन्टेक्स्ट पता था? मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाऊं? जी, मैंने खुद उनको जवाब दिया है। जी, मैंने उनके ट्वीट पर मैंने जवाब दिया है। मैंने खुद रहमान मलिक का जब ट्वीट मेरे सामने आया, मैंने उनको खुद जवाब दिया है। मैंने उनको खुद ट्वीट करके अपने शाहनवाज बीजेपी हैंडल से उनको जवाब दिया है। उन्होंने सबके जवाब दिए, मेरे जवाब वो नहीं दे सकते थे, क्योंकि मैंने अपने ट्वीट के जरिए उनसे पूछा है कि आपके यहां आर्मी, अब्बासी कहते हैं कि वहां आर्मी तय करती है प्रधानमंत्री, खुद उनके प्रधानमंत्री ने तय किया। और वो देश जिसके प्रधानमंत्री वहां पर इमरान खान बने हो, इमरान खान का चेहरा बदला है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान का चाल और चरित्र नहीं बदला। पाकिस्तान के अंदर आज भी आर्मी की हुकूमत है, और जो लोग कठपुतली प्रधानमंत्री बनाते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान में चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे। कल फवाद हुसैन, चौधरी फवाद हुसैन, जो उनके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट करके राहुल गांधी जी के ट्वीट पर को रिट्वीट करते हुए कहा, उनके राफेल के विमान के ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट किया, उसको कट पेस्ट करके अपने इस पे लगाया। तो पाकिस्तान क्या चाहता है? हम राफेल विमान खरीद रहे हैं। पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, ये भी सवाल है। शहनवाज जी, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, ये भी सवाल है। देखिए, मैं आपको दीपक जी कहता हूं कि राफेल आ रहा है तो किसकी नींद उड़ रही है? राफेल विमान के आने से नींद उड़ रही है पाकिस्तान की, चाइना की। क्योंकि जब 10 साल कांग्रेस हुकूमत में थी तब आपने राफेल को खरीदने में देरी की, और जब आप विपक्ष में हैं तब भी उसमें रुकावट डालना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है, चाइना भी चाहता है कि भारत के एयरफोर्स के बेड़े में राफेल शामिल न हो। और जब ये साजिश हो रही है पूरे दुनिया के अंदर, और वो लोग तो खुश हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भारत के अंदर भारत की सरकार, वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर भारत की सरकार जब राफेल खरीदना चाहती है तो मुख्य विपक्षी दल उसमें व्यवधान पैदा कर रहा है। तो आप सत्ता में रहते हुए आपने भारत की वायुसेना को मजबूत नहीं किया, और जब आप विपक्ष में आ गए तब आप भारत के वायुसेना को मजबूत होने देना नहीं चाहते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अगर पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इसको रोकने की बात कर रहे हैं, अगर रहमान मलिक इस पर ट्वीट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, इसलिए वो जो नारा लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जो बात कही जिसको मैं टीवी पे कह नहीं सकता, जिसको मणिशंकर अय्यर जी ने
तुरंत बोलने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत उत्साह है। पाकिस्तान को लगता है क्योंकि भारत की सेना की ताकत के बारे में कई चीजों को हम लोग छुपा के रखते हैं, कई हमारी जो कमियां हैं उसको दुनिया के सामने नहीं बताते। आज दुनिया के सामने ये बात जग जाहिर हो गई कि भारत एक बहुत बढ़िया विमान खरीद रहा है, जिसकी 10 साल से कोशिश की। हमारे जो पुराने मिग विमान हैं वो गिर रहे हैं। अगर हम अपनी वायुसेना के बेड़े में राफेल लाना चाहते हैं तो किसकी नींद उड़ रही है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए। चलिए 2 सवाल कांग्रेस की तरफ से मैं ही पूछ लेता हूं, क्योंकि कांग्रेस का गेस्ट नहीं है। मुझे बताइए कि जरूर पूछे। मुझे बताइए कि रेट बता देना क्या? जरूर डिबेट करता हूं उनसे। रेट बता, लेकिन मणिशंकर अय्यर जी के साथ डिबेट नहीं होगी। रेट बता देना, क्या देश विरोधी हो जाएगा? और क्या रेट बताने से तकनीकी ब्यौरा मिल जाएगा? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, रेट बताने से तकनीकी ब्यौरा कैसे मिल जाएगा? देखिए, इस देश के अंदर एक चीज बहुत साफ है कि कांग्रेस ने 2012 की ये डील की और 2017 में पहली खेप मिल जाती, और उसमें वो उन्होंने रोके रखा। और अगर देख लें कि जब मोदी सरकार मुद्रास्फीति में 1% रखी गई, और अगर इसको कांग्रेस के दौर में जितनी देर होती उससे रेट बढ़ता। खुद राहुल जी ने जो हमसे रेट पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जी ने अप्रैल में नई दिल्ली में, फिर कर्नाटक में इसकी कीमत 700 करोड़ बताई, फिर घटाकर उन्होंने संसद में 520 करोड़ बताई, फिर रायपुर में 540 करोड़ बताई, फिर इसकी कीमत अलग अलग तौर पे वो बताते रहे। भारत के जब रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब थे तब भी उन्होंने कहा था कि ये रक्षा सौदे में की जानकारी पब्लिक नहीं की जाती है, ये प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा था। फिर देखिए, जब बोफोर्स का मामला आया था तब ये मामला सीधे आया सीएजी के जरिए। आपको सीएजी पर भरोसा नहीं है? अगर कोई कमी होगी, कोई रेट में अंतर होगा तो सीएजी देखेगी। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जाके सीएजी से मिला, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन अब सीवीसी से मिल रहा है, फिर वो कह रहा है जेपीसी बना दीजिए। क्यों बना दें? अभी देश में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि ये विमान जो खरीदे हमने, ये विमानों पर क्योंकि एक प्राइवेट पार्टी अनिल अंबानी को फेवर करना था, जबकि डसॉल्ट 70 कंपनियों से इसमें सपोर्ट लेती है, उनको अपना भागीदार बनाया है। उसमें एक भागीदार वो भी होंगे। यूपीए गवर्नमेंट ने तय किया था कि प्राइवेट। अच्छा, ये बताइए 70 कंपनियों में क्या एचएएल भी था? 70 कंपनियों में क्या एचएएल भी था? ये डसॉल्ट को तय करना है कि वो किसको साझेदार बनाता। दूसरी बात दीपक जी, देखिए, मैं आपको एक बयान पढ़ के सुनाता हूं। एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, मैं आपको एक बयान पढ़ के सुनाता हूं। 36 एयरक्राफ्ट जो आ रहे हैं वो डायरेक्ट शहनवाज जी, मैं आपको डसॉल्ट के चेयरमैन का एक बयान पढ़ के सुनाता हूं। कोई योगदान नहीं होगा। शहनवाज जी सुन लीजिए, मैं आपको डसॉल्ट के चेयरमैन का एक ये वीडियो बताता हूं और इनका बयान सुनाता हूं। इस वीडियो में क्या है आप जाके चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। ये वीडियो 25 मार्च 2015 को बनाया जा रहा है। डील साइन होने से 15 दिन पहले इस वीडियो में डसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन एरिक ट्रैपियर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ढेर सारा काम और चर्चा करने के बाद इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि वो लड़ाकू विमान राफेल चाहते हैं। इससे आप मेरी संतुष्टि का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही एचएएल के चेयरमैन के साथ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग का एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देकर बहुत जल्द इस पर दस्तखत कर लिया जाएगा। ये डसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन कह रहे हैं और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने खुद ने एचएएल का नाम लिया है, तो एचएएल से निकलकर अनिल अंबानी कैसे हो गए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए, मैं आपसे कह दूं कि जो एग्रीमेंट कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में हुआ था, वो एग्रीमेंट कांग्रेस ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया था। ये नया एग्रीमेंट है और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अभी 36 एयरक्राफ्ट आ रहा है वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए, ये 2015 का है शहनवाज जी। इसका बीजेपी, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है।
ये डील होने के ठीक 15 दिन पहले का स्टेटमेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि HAL हमारे स्ट्रेटेजिक पहले का है ना साहब। फिर अनिल अंबानी का नाम 15 दिनों में कैसे आ गया? डील होने के पहले का है सर, आपने कहा कि ये डील होने के पहले का है, डील होने के बाद का तो नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, पर वो तो साफ तौर पर स्वीकार रहे हैं कि डसॉल्ट HAL के साथ काम कर रही है। नहीं, डसॉल्ट HAL बहुत लोगों के साथ काम कर रही है, लेकिन अभी जो 36 एयरक्राफ्ट आने हैं उसमें कोई भी कंपनी, भारत की कंपनी कोई इक्विपमेंट नहीं लगा रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज राफेल ना आए इसको लेकर, राफेल ना आए इसको लेकर भारत में जितनी चिंता है उससे ज्यादा पाकिस्तान में क्यों है, उससे ज्यादा चाइना में क्यों है? ठीक है, क्यों पाकिस्तान के मेरे साथ जुड़ गए हैं, डरे हुए हैं? शहनवाज जी, राशिद अल्वी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। जरा राशिद अल्वी साहब से ये पूछ लेता हूं, राशिद अल्वी जी, क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि ये जो फाइटर जेट है वो आए यहां पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं चाहेगी? कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारी फौज जितनी ताकत उसको पहुंच सके पहुंचे। ये तो कंट्रोवर्सी ही नहीं है। यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये है, जो सवाल आपने पूछा है वही सवाल शाहनवाज साहब से मैं पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, आपने इतनी बड़ी कीमत में क्यों खरीदा? 1/3 में तय हो रहा, वो पैसा कहां चला गया शाहनवाज साहब? आपके प्रधानमंत्री तो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब वो खा भी रहे हैं और अनिल अंबानी जी को खिला भी रहे हैं। आपने ठीक पूछा, अनिल अंबानी का नाम कहां से आ गया? फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, छोड़ दीजिए हमें, कांग्रेस की बात ही मत कीजिए, फ्रांस का फॉर्मर प्रेसिडेंट कह रहा है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? आपको देश से माफी मांगनी चाहिए और मोदी जी को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। मॉरली उन्हें कोई हक नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। किस बात का इस्तीफा देना चाहिए? भ्रष्टाचार का, क्योंकि वो देश को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि देश की सेना को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि एयरफोर्स की ताकत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये देश आगे बढ़ रहा है। इससे बड़ा उस बात का सबूत 36 के 36 एयरक्राफ्ट, 36 के 36 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं वहीं से, वहां से बन के। 126 का एग्रीमेंट किया था, आप 36 क्यों लेकर आ रहे हैं? हमने तो 126 की बात की, आप 36 क्यों लेकर आ रहे हैं? आपने उसकी कीमत 3 गुना। अरे आप तो एक भी नहीं आने देना चाहते, आप तो एक भी नहीं आने देना चाहते, इसीलिए तो व्यवधान पैदा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अगर ये बताइए थी तो उसने पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया शहनवाज जी? कांग्रेस अगर एक भी नहीं लेना चाहती वो थी चाहते थे कि 25 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? वो चाहते थे एक विशेष व्यक्ति को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कही है कि वो चाहते थे कि एक विशेष व्यक्ति को आशीर्वाद मिल जाए, इसलिए वो चाहते थे। वो विशेष व्यक्ति कौन है? वो विशेष व्यक्ति कौन है? इसका भी खुलासा कर दीजिए शहनवाज जी, वो विशेष व्यक्ति कौन है? जी शाहनवाज साहब, बीजेपी के पास कोई मैंने जवाब तो दिया, एकदम जवाब दिया। आपने डील को, आपको, क्योंकि आपको कमीशन नहीं मिला, आपने 10 साल तक पूरे मामले को रोक के रखा, आपने 10 साल तक पूरे मामले को रोक रखा, भारत की वायुसेना की ताकत को कमजोर करके रखा। और नहीं, हम तो देश की सेना के लिए तुरंत वायुसेना की ताकत नहीं, हम कमीशन वाले लोग नहीं हैं, हम लोग देश के लिए जीते हैं, हम लोग देश के लिए, हम लोग देश के लिए जीने वाले लोग हैं। हमने वायुसेना की ताकत को बढ़ाना है, हम जानते हैं, हम आपका देश हम लोग कोई बात नहीं रह गया। अभी सेना को कमजोर होने नहीं देंगे। आपने तो एक बार में, आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने एक नहीं अनेक बार अलग अलग रेट बता दिए। शाहनवाज आपने कमजोर कर दिया। नहीं होगी, कमजोर बीजेपी होगी, कमजोर प्रधानमंत्री होंगे, कमजोर आप लोग होंगे, सेना क्यों कमजोर होगी? सेना भी कोई नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं। आप, अरे आपको तो, लेकिन मैं दोनों लोगों को राशिद साहब, आपको समर्थन मिल रहा है रहमान मलिक से, आपको समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अगले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होंगे।
आपने रहमान मलिक का ट्वीट पढ़ा है? आपने रहमान मलिक का ट्वीट पढ़ा आपने? पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया कह रही है कि प्रधानमंत्री के जाने का वक्त आ गया। क्यों अकेले पाकिस्तान को कह रहे हैं? पूरी दुनिया पूरा देश कह रहा है। पूरी दुनिया क्या कहे? पूरा देश कह रहा है कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। पूरी दुनिया कह रही है, पूरा देश कह रहा है। एक ऐसा नेता जो दुनिया के 5 बड़े नेताओं में जिसका शुमार है, एक ऐसा नेता जो गरीबों के लिए जीता है, एक ऐसा नेता जो 50 करोड़ लोगों को हेल्थ स्कीम लाके दे रहा है, एक ऐसा नेता जो 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस दे रहा है, एक ऐसा नेता जो जीडीपी को 8% की ताकत से आगे बढ़ा रहा है, एक ऐसा नेता जो सबको घर मुहैया करा रहा है, एक ऐसा नेता जो 14 लेन की सड़क बना रहा है। क्यों जनता आपके इल्जाम की वजह से जनता उनको विदा कर देगी? कभी आपके सपने साकार होने वाले नहीं है। एक मिनट एक सवाल कोई नशा नहीं है। राशिद अलवी जी, हमें देश की जनता का प्यार है, देश की जनता का आशीर्वाद है। शहनवाज जी, इलेक्शन में भी टाइम है, ये सब बातें भी गिनाने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले राफेल से निपट ले हम लोग। आपने खुद कहा कि रिलायंस डिफेंस जो है राफेल के दाम बता चुका है, तो फिर क्या कारण है कि कांग्रेस सरकार से दाम पूछ रही है? ये आपने हमसे पूछा? नहीं, ये राशिद अलवी जी से पूछा। जी, क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि रिलायंस डिफेंस और लोकसभा के कई स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन के अंदर राफेल का जो अप्रोक्सीमेट प्राइस है वो बता दिया गया है, तो फिर बार बार क्यों कांग्रेस दाम पूछ रही है? देखिए, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जो चीज 1 रुपए की आनी थी वो 3 रुपए में क्यों आई है? ये बीच का पैसा कहाँ चला गया? ये देश का पैसा हमने तो 9% सस्ता लाए हैं साहब। मोदी जी इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? वो ये क्यों कहते हैं कि एग्रीमेंट सीक्रेट एग्रीमेंट है, वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है? और आज जब ये फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रांस के कह रहे हैं कि भारत ने नाम लिया था अनिल अंबानी का, तो क्यों नाम लिया था आपने? लेकिन उनका बयान विरोधाभासी है। अगले दिन वो कुछ और कहते हैं, अगले दिन वो ये कहते हैं कि ये डसाल्ट और रिलायंस डिफेंस के बीच का मामला है। देखिए, वो तो बात की बात है, लेकिन ये बयान भी उनका है। और देखिए, मैं एक बात और बता दूं आपको, किसी भी देश के अंदर अगर प्राइवेट कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है बगैर सरकार की मर्जी के नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। जो आपने सवाल किया था वो बहुत मुनासिब सवाल था कि जब पहले ये कहा गया कि गवर्नमेंट की कंपनी को दिया जाएगा, तो अनिल अंबानी को कैसे चला गया? क्या बगैर सरकार की मर्जी के मुमकिन नहीं है? क्या बगैर? और देखिए, कहाँ चला गया? अभी तो 36 एयरक्राफ्ट कह रहे हैं कि राहुल किसी कंपनी ने कुछ लगाना नहीं है, सब कुछ फ्रांस से लगा हुआ आ रहा है। पाकिस्तान के मर्ज का जो इलाज है वो भी उसी के अंदर है। अगर लगा हुआ आ रहा है तो फिर अनिल अंबानी को इतना बड़ा डिफेंस डील देने की जरूरत क्या थी? आप खुद अपने बयान का विरोधाभास कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, अगर सब कुछ लगा हुआ आ रहा है जिसके डिटेल में नहीं जानना चाहता, ना आपको पता होगा, तो फिर अनिल अंबानी को इतना बड़ा ठेका देने की क्या जरूरत थी 45,000 करोड़ के? कोई भाई कहाँ ठेका दिया गया? देखिए, डसॉल्ट तय करता है कि उसका कौन सा पार्टनर होगा। तो डसॉल्ट का भारत सरकार का दखल नहीं है। फ्रांस नहीं, वो डसॉल्ट का बयान बदल गया। डसॉल्ट अभी फ्रांस की सरकार का बयान पढ़ा है आपने? फ्रांस की सरकार ने ओलांद के बयान को पूरी तरह निराधार तथ्य से पढ़े बताया है। और ये बताइए, देश में समर्थन नहीं मिल रहा है, ओलांद का गठबंधन हो रहा है। फिर राहुल जी ने, जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हस्ताक्षर किए, वो व्यक्ति क्यों झूठ बोलेगा? अगर उनके बयान विरोधाभासी भी हैं, तो उन्होंने पहला बयान क्यों दिया? वो व्यक्ति क्यों झूठ बोलेगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ डील साइन कर रहा है? मैं फ्रांसीसी ओलांद की बात कर रहा हूं। फ्रांसीसी ओलांद आज जब सत्ता में नहीं है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं अलवी साहब से कि राहुल गांधी ने क्यों कहा कि 15 दिन बाद बम विस्फोट होने वाला है फ्रांस से? ये जो सांठगांठ है ना कि देश में कोई यकीन नहीं कर रहा, तो ओलांद से बयान दिलवा दें, ये कामयाब होने वाले नहीं है। ओलांद के बयान पर जो पूर्व राष्ट्रपति है उन्होंने जो बयान दिया उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जो एयरक्राफ्ट खरीदा है वो कांग्रेस के एयरक्राफ्ट से, ये कांग्रेस को बताना चाहिए
कि 2007 में यूपीए के समय में जो ऑफर हथियारों के साथ विमान खरीदने की कीमत बताई गई वो एनडीए सरकार से की जो आज की कीमत है उससे 20% अधिक है। हमने सस्ता खरीदा है, हमने सस्ता खरीदा, आपने सस्ता खरीदा, लेकिन ज्वाइंट डिक्लेरेशन कह रहा है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ये कह रहा है, शहनवाज हुसैन जी फैक्ट्स को भी पढ़ लीजिए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ये कह रहा है कि सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ है, मेरे पास भी यूपीए सरकार के साथ था। मेरे पास भी टेक्स्ट है, मैं भी आपको मेरे पास भी टेक्स्ट है, मैं भी आपको पढ़ के बता सकता हूं। यूपीए मैं भी तो पढ़ के ही बता रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि ये राहुल गांधी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि 2007 में के समय जो उनको L1 ऑफर हथियारों के साथ विमान की खरीद की जो कीमत बताई गई वो एनडीए के समय से 20% अधिक थी, ये 20% अधिक थी। क्या राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी इस तथ्य से इनकार कर सकते हैं कि मूल कीमत के अलावा हथियार और दूसरे साजो सामान इसमें शामिल नहीं थे? 2007 में जो बात बताई गई उसके साथ जो इक्विपमेंट रहते हैं हमसे क्यों बुलवाना चाहते हैं? इंडिया न्यूज तो पाकिस्तान में भी देखा जाता है। मैं बता दूं क्या क्या इक्विपमेंट लगे। उसमें परमाणु क्षमता है, उसमें पैट्रियट मिसाइल लग सकती है, पाकिस्तानियों की नींद हराम है, रहमान मलिक सो नहीं रहे हैं, चौधरी फवाद हुसैन उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनको नींद नहीं आ रही है। देखिए अगर राफेल भारत के बेड़े में शामिल हो गया तो उनका F-16 धरा का धरा रह जाएगा। वो लोग चाहते हैं, पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि भारत के बेड़े में राफेल ना आए, ये इसकी साजिश है। और हम आपको कहना चाहते हैं ये कितना भी हंगामा करें राफेल आकर रहेगा, राफेल आएगा और हमारी एयरफोर्स मजबूत होगी। बेरोक-टोक मत बोलिए। मैं यही सवाल राशिद अल्वी जी के साथ करना चाहता हूं कि राशिद अल्वी जी क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? अगर इस तरह से मिली भगत के आरोप लगा रहे, बड़े सीरियस आरोप है शहनवाज हुसैन के। देखिए आपको याद है गुजरात के चुनाव से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को ISI का एजेंट बता रहे थे ये लोग। जिस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, वो तो पाकिस्तान का एजेंट हो गया। और जो लोग ये यहां तक बोल रहे हैं किसको नींद आ रही है, किसको नींद नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर। और आपको होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट बताए देता हूँ। इमरान खान को नींद नहीं आ रही। रिपोर्ट है कि RSS को ISI से पैसा आता है, ये रिपोर्ट है होम मिनिस्ट्री की। देखिए ये बहुत आपत्तिजनक है। होम मिनिस्टर ने कहाँ की रिपोर्ट है? ये बीजेपी इनका दावा है होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। नहीं बैन कर दिया? इनका दावा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ये एकदम घटिया इल्जाम है। एक बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला संगठन है, कौन सी रिपोर्ट है? आप दिखा दीजिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश के लिए जीता है, जो देश के लिए मरता है, जो देश को अगर ऐसा था तो लेकर चलने वाला है। अगर ऐसा था तो यूपीए सरकार ने RSS पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा दिया अगर वो ISI से पैसा लेता था तो? देखिए बिल्कुल RSS पर पाबंदी लगनी चाहिए, आज भी पूरा निराधार इल्जाम है, पूरा गलत है। बिल्कुल आप ये गाली है, ये देशभक्त संगठन को गाली है। मुल्क से मोहब्बत करने वालों को गाली देंगे और पाकिस्तानी आपका रिट्वीट करेंगे, आपके समर्थन में बयान देंगे। जिन लोगों ने देश की लड़ाई न लड़ी हो और अंग्रेज के साथ खड़े हों वो सब देशभक्त हो गए, और जिन्होंने देश की आजादी वो तो गांधी जी ने कहा था, हो गए पाकिस्तान के। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। वो कांग्रेस अलग थी, वो कांग्रेस आई नहीं थी, वो पंजा छाप वाली कांग्रेस पार्टी नहीं थी। सर अगर जान बचानी है प्रधानमंत्री से कहिए इस्तीफा देके चले जाएं, वरना 2019 के अंदर प्रधानमंत्री 19 में भी वाले नहीं है। 19 में भी देश की जनता अपने महबूब रहनुमा जो लोगों के दिल में धड़कते हैं, जिसको जनता प्यार करती है, उसी को प्रधानमंत्री बनाएगी। हंसने की क्या बात है? हंसने की क्या बात है? आपको हंसी आएगी? हर चुनाव में आप हंसते हैं, हर चुनाव में हंसते हैं, हर चुनाव में जीतते हैं। पिछले 19 राज्य के चुनाव में आप हंसते रहे और नरेंद्र मोदी जीतते रहे। हंसिए, अब आपकी हंसी पर पाबंदी नहीं है।
अब आप देखिए राशि दलवी जी, मैं एक सेकंड आपको एक सेकंड रोक कर पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का पूरा आरोप इस बुनियाद पर टिका है कि सरकार ने एचएएल से छीनकर रिलायंस को ठेका क्यों दिया। क्योंकि मैं आपको साझा बयान पढ़ के सुना रहा हूं। साझा बयान में क्या कहा गया था? 10 अप्रैल 2015 को मोदी और औलांद के साझा बयान में कहा गया था कि जहाज वही है, सिस्टम वही है और हथियार वही है जो यूपीए सरकार के समय फाइनल किए गए थे और प्राइस भी वही है। ये दोनों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में था। तो आप तो सिर्फ इस आधार पर कह रहे हैं कि रिलायंस को क्यों दे दिया गया? देखिए, बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि आपका ये सवाल मुझसे है ना? बिल्कुल आपसे है। हाँ, तो मैं इसे ये जो एग्रीमेंट कह रहा है वो ठीक कह रहा है कि वही एग्रीमेंट है, फिर कीमतें कैसे बढ़ी? अनिल अंबानी के साथ कैसे चला गया? अनिल अंबानी को क्या कोई तजर्बा है इसका? अगर मैं पूछता हूँ शाहनवाज साहब से कि विजय मल्होत्रा के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, कहाँ चला गया? कहते कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सरकार खामोश रहती। चलिए, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और उसका जवाब मैं शहनवाज हुसैन से चाहूंगा। मैं आपसे एक मिनट शहनवाज भाई, सीवीसी के पास कांग्रेस जा चुकी है, सीएजी के पास कांग्रेस जा चुकी है। अब राहुल गांधी तीसरा राग क्यों लाप रहे कि जेपीसी बनाई जाए? 6 महीने बाद चुनाव है, लोग जांच रिपोर्ट बनाएंगे या फिर अपनी अपने राजनीतिक बयानबाजियां करेंगे? राशिद अल्वी साहब, मैंने आपका सवाल नहीं सुना, आवाज नहीं आई मुझे। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि क्या कारण है कि सीवीसी और सीएजी दोनों के पास जाने के बावजूद आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, क्यों? देखिए, हम जरूर मांग करेंगे, सीवीसी से भी करेंगे। देश के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। और सच्ची बात यह है कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, उन सब के साथ इन्होंने मजाक किया। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी देश में ऐसी नहीं छोड़ी है जिसपे ये तरह तरह के दबाव न बनाते हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी कई बार कह चुके, जो इनके नॉमिनेटेड राज्यसभा के मेंबर। तो ऐसे हालात के अंदर देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचाना जरूरी है। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज देश की आजादी खतरे में है। आज ऐसे लोगों के हाथों में देश पहुंच गया है जिनका देश से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस को भी सत्ता चाहिए, लेकिन वो बेस्ट ऑफ लक रहमान मलिक से ले रही है। राशिद अल्वी जी, कांग्रेस को भी सत्ता चाहिए पर वो बेस्ट ऑफ लक रहमान मलिक से ले रही है। चौरसिया जी, आप अच्छे खासे इंटेलिजेंस आदमी हैं। क्या मलिक से हमने कहा था कि बयान दे दे? क्या पाकिस्तानियों से हमने कहा था? तो क्यों दिया बयान? ये अगर बयान दिया तो ये आरएसएस आपके समर्थन में वो क्यों उतर आए? अगर बयान दिया तो आरएसएस के लोगों ने दिलवाया होगा, इससे कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं। हमारा इतिहास है कि हमने पाकिस्तान के 2 अच्छा, हमारा इतिहास है। चौधरी फवाद हुसैन को 1 लाख फौजियों को पाकिस्तान के सरेंडर कराया। धन्यवाद जी। जवाब मेरे पास क्लोजिंग 30 सेकंड है, बस जवाब। देखिए, आज दिक्कत यह है कि देश में समर्थन नहीं है, तो औलांद से समर्थन, पाकिस्तान से समर्थन। आपके लिए ट्वीट करें चौधरी फवाद हुसैन, आपके नेता जाके गले लग जाएं सिद्धू साहब बाजवा के, और आपके ही वहां से रहमान मलिक जो वहां के होम मिनिस्टर रहे वो कहें कि इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी है। देश में तो जितने भी ओपिनियन पोल होते हैं, इंडिया न्यूज पे भी ओपिनियन पोल हुए, उसमें नरेंद्र मोदी जी 70% से ज्यादा आगे रहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन पाकिस्तान क्यों दुआएं कर रहा है? वो क्यों चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो ना? अगर पाकिस्तान दुआएं कर रहा है शहनवाज जी, अच्छा, रहमान मलिक तो वोट नहीं डाल सकते, आपको खुश होना चाहिए। नहीं, मणिशंकर अय्यर जी गए थे पाकिस्तान और कहा था चलिए मुझे यही रोकना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। वो कह रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी बहुत विस्तार से रख लिए। मैं आपको यही रोकूंगा, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। साफ सी बात है कि जब तक भारत में चुनाव नहीं हो जाते 2019 में, तब तक ये मुद्दा गर्म रहेगा, ये मुद्दा जिंदा रहेगा और इस मुद्दे को जिंदा रखने